हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे भूपेंद्र सिंह के एंशिएंट हिस्ट्री को। तो आज फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड आर्कियोलॉजिकल एंड द अर्ली इंडियन पास्ट, एंड थर्ड इज एपिग्राफी दैट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एंड थर्ड इज न्यूमिस्मेटिक्स दैट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। सो पहले हम लोग एंशिएंट टेक्स्ट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्हन की। इन्हें इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरियन कहा जाता है। 1148 सीई में इन्होंने एक बुक लिखना शुरू की, रजत तरंगिणी यानी रिवर ऑफ किंग्स। इसमें कश्मीर के किंग्स की पूरी हिस्ट्री है। कल्हन का स्टाइल बड़ा कूल था। वो कहते थे कि एक हिस्टोरियन को एक जज की तरह होना चाहिए, बिल्कुल अनबायस्ड। इन्होंने हिस्ट्री को लिखने के लिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। ही स्टडीड इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स टू गेट हिज फैक्ट्स राइट। अब हिस्टोरियंस के पास दो मेन वेपन्स हैं। फर्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज मतलब रिटन टेक्स्ट, चाहे वो पोएम्स हो या ड्रामा हो या कोई रिलीजियस टेक्स्ट हो। एंड सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब फिजिकल रिमेन्स जैसे कि कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स एंड इवन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स। पर ट्विस्ट ये है कि ये दोनों कैटेगरी हमेशा अलग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युस्क्रिप्ट एक टेक्स्ट भी है और एक फिजिकल ऑब्जेक्ट भी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। जब पेपर नहीं था तब इंडिया में लोग पाम लीव्स पे लिखते थे। तालीपोट के लीव्स को कट करके, बॉईल करके और सुखाकर प्रिपेयर किया जाता था। एक शार्प लाइक पेन ऑब्जेक्ट से लीफ पर इनग्रेव किया जाता था और फिर उसमें सूत और चारकोल का मिक्सचर बना के डाला जाता था ताकि लेटर दिखने लगे। इन्हें इंसेक्ट्स और फंगस से बचाना बहुत मुश्किल था। इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट और ऑयलिंग की जरूरत पड़ती। हिस्ट्री पढ़ना इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। बहुत जैसे दो टर्म्स हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग रहते हैं, जैसे कि एज एंड टेक्स्ट। बहुत सारे टेक्स्ट सदियों तक ओरली बोल कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हुए हैं और बाद में लिखे गए। इसका मतलब टेक्स्ट की स्टोरी पुरानी हो सकती है पर मैन्युस्क्रिप्ट नहीं। जैसे महाभारत और रामायण, ये एक दिन में नहीं लिखे गए, इनमें सदियों तक नई स्टोरी ऐड की गई। हमें ये देखना पड़ता है कि राइटर कौन था और किसके लिए लिख रहा था और उसका मकसद क्या था। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया में लैंग्वेज मेल्टिंग पॉट है। लिंग्विस्टिक ने इंडियन लैंग्वेज को मेन फैमिलीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी आती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका लिंक पर्शियन, ग्रीक्स और लैटिन जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज से है। सेकेंड इज द्रविडियन फैमिली। इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम आती है। तमिल इसमें सबसे पुरानी है जिसकी हिस्ट्री 1 मिलियन BCE तक जाती है। और थर्ड इज ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड तिब्बत बर्मन। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसे कि खासी और मणिपुरी इन ग्रुप का पार्ट है। संस्कृत की एवोल्यूशन की बात कर ले तो हम अक्सर सोचते हैं कि संस्कृत हमेशा एक जैसी थी, पर ऐसा नहीं है। वैदिक और क्लासिकल में थोड़ा डिफरेंस है। ऋग वेदा की संस्कृत और कालिदास की पोएट्री की संस्कृत में काफी डिफरेंस है। पाणिनि ने 4th सेंचुरी BCE में अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत का रूल फिक्स किया। तंजलि और कात्यायना ने भी इसके इवोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं वेदास की। इन्हें श्रुति कहा जाता है, मतलब वो जो सुना गया। हजारों सालों तक ऋषियों ने इन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोलकर पास किया। 4 मेन वेदास है जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ये सबसे पुरानी है। इसमें 1028 हाइमन्स यानी सूतास है। सामवेद इसमें म्यूजिकल मेलोडीज है। यजुर्वेद ये रिचुअल्स जैसे कि हवन पूजा की डिटेल्स देता है। अथर्ववेद इसमें चार्म्स और स्पिल्स हैं जो उस वक्त के लोगों के लिए पॉपुलर बिलीफ्स दिखाते हैं। हर वेदा के 4 पार्ट होते हैं जो अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहला सामहिता, हाइमन्स का जो मेन कलेक्शन होता है। सेकेंड इज ब्रह्मणास, रिचुअल्स का प्रोज एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन होता है। और जो अरण्यस है ये फॉरेस्ट बुक है जो सेक्रिफिशियल रिचुअल्स को सिंबॉलिक तरीके से समझाते हैं। एंड फोर्थ इज उपनिषद, ये सबसे फिलोसफिकल पार्ट है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। और इसमें टोटल 108 उपनिषद है जिनमें से 13 मेन माना जाता है। हिस्टोरियंस के लिए ये सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, वेदास हमें उस जमाने की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लोगों की सोच के बारे में बताते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री बुक की तरह नहीं लिखी गई है, इसीलिए इनका एनालिसिस बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब वैदिक स्कूल्स पे मूव करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट शाखास। वेदास कोई एक फिक्स्ड बुक नहीं है जो एक बार में लिखी गई है। तो शाखा सिस्टम के बारे में पहले जान लेते हैं। अलग अलग स्कूल्स की थॉट्स या शरण्स ने वेदा को प्रिजर्व किया, इन्हें शाखास कहा जाता है। आज ऋग वेदा की सिर्फ एक ही मेन शाखा सरवाइव करती है, द सखाला शाखा। अब यजुर्वेदा का डिवीजन देखते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ला यानी व्हाइट और कृष्णा यानी ब्लैक। व्हाइट वर्जन में सिर्फ मंत्रास है, जबकि ब्लैक वर्जन में मंत्रास के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है। वेदास को सही तरीके से समझाने और रिसाइट करने के लिए 6 सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिन्हें वेदांग, लिम्स ऑफ वेदा कहा गया है। इसमें आ जाते हैं शिक्षा, छंदा, व्याकरण, निरुक्ता, कल्पा, ज्योतिषा। शिक्षा यानी फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, छंद यानी राइम्स हो गए, व्याकरण यानी जो ग्रामर्स के बारे में बताता है, निरुक्ता यानी वर्ड्स का ओरिजिन के बारे में, और कल्पा यानी रिचुअल इंस्ट्रक्शंस, और ज्योतिषी यानी एस्ट्रोनॉमी। अब आते हैं पॉपुलर सेक्शन पर। द इतिहास, दोनों एपिक्स महाभारत और रामायण स्मृति कैटेगरी में आते हैं। महाभारत, इसमें 8 पर्वास है, ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, इसमें सेंचुरीज तक नया एडिशन होते रहे हैं। ट्रेडिशन के मुताबिक इसमें व्यास ने कंपोज किया था। इसका कोर है ग्रेट वॉर बिटवीन कौरवस एंड पांडवस, जो शायद 1000 BCE के आसपास हुई होगी। सेकंड रामायण, इसमें 7 खंड है। ट्रेडिशनली इसके ऑथर वाल्मीकि को माना जाता है। इसकी लैंग्वेज महाभारत से थोड़ी ज्यादा पॉलिश्ड है। इंटरेस्टिंगली इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट दशरथा जातका और तुलसीदास की रामचरितमानस। क्या ये सच में हुआ था? हिस्टोरियंस के लिए ये आज भी बड़ा चैलेंज है। एक्सकेवेशन ने अयोध्या और हस्तिनापुर जैसे शहरों की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया, लेकिन इन टेक्स्ट में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इतने ज्यादा है कि फैक्ट्स और फिक्शन को अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये लिविंग टेक्स्ट है जो हर सेंचुरी में नए पर्सपेक्टिव के साथ साथ बदलते रहे हैं। अगर अब थोड़ा क्रोनोलॉजिकल लेयर देख लेते हैं रामायण का। हम अक्सर सोचते हैं कि रामायण एक बार में लिखी गई थी, और रिसर्चर्स कुछ अलग ही बताते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेज में 5th से लेके 4th सेंचुरी BCE में शुरुआत में ये एक हीरोइक ओरल कंपोजिशन थी। इस वक्त फोकस सिर्फ वाल्मीकि की ओरिजिनल स्टोरी पर था। फिर इसका इवोल्यूशन होता है 3rd सेंचुरी BCE से 12th सेंचुरी BCE तक। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और फिर धीरे धीरे रामा को एक हीरोइक किंग से बदल के लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन बना दिया गया। बुक 1 बालखंड और बुक 7 उत्तराखंड इसमें सबसे बाद में जुड़ी है। अब महाभारत एंड इट्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं। तो क्या हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र सच में एग्जिस्ट करते थे? इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। महाभारत से जुड़ी जगहों पर जैसे पानीपत, मथुरा, हस्तिनापुर हमें पेंटेड ग्रेवेयर पोर्ट्री मिली है जो लगभग 1000 BCE पुरानी है। एक्सकेवेशन में हस्तिनापुर में एक फ्लड जैसे सबूत मिले हैं। पुरानास में भी जिक्र है कि फ्लड की वजह से कैपिटल को कौशाम्बी शिफ्ट करना पड़ा था। और दिल्ली का पुरानी किला वो जगह मानी जाती है जहां पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। यहाँ 4th सेंचुरी BCE तक, BCE से लेकर 19th सेंचुरी तक आर्कियोलॉजिकल
हिस्टोरिकल लेबल्स मिले हैं। अब बात करते हैं पुरानास की। पुरानास मीन्स ओल्ड। कहा जाता है कि इन्हें व्यास ने कंपोज किया था। इनमें 5 मेन टॉपिक्स होते हैं। हिस्टोरियंस के लिए पुरानास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भविष्य यानी फ्यूचर टेंस में डायनेस्टी लिस्ट कर दी गई है जो पुराने वक्त में रूल करती थी। इनका फाइनल कंपोजिशन गुप्ता पीरियड के आसपास हुआ था। अब देखते हैं कि हिस्टोरियंस के लिए मेन चैलेंज क्या आ रहा है। हिस्ट्री और लिटरेचर के बीच एक गैप होती है। आर्कियोलॉजी में जनरल लाइफस्टाइल जैसे कि जो मटेरियल कल्चर होते हैं बात के बारे में तो बता सकती है, पर वो ये प्रूफ नहीं कर सकती कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि अर्जुन या राम वहाँ खड़े थे या नहीं। इपिक और पुराण हमारे कल्चरल हिस्ट्री की पार्ट है। वो हमें उस वक्त के लोगों की सोच और बिलीफ्स के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में।